नमस्कार दोस्तों, नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है सबसे पहले इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, एसएससी के वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार द्वारा जो रिक्रूटमेंट हर साल होती है, चाहे वो एसएससी जीडी की बात हो, सीजीएल में आपके कंबाइंड ग्रेजुएट मतलब आप कोई सा भी ग्रेजुएशन कॉलेजों में जाके पढ़ के डिग्री ले लो और उसके बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओ, एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाओ, या फिर एएसओ, एएओ या जेएसओ जैसे पोस्ट, या सीजीएल के बड़े बड़े पोस्ट हों, सीएचएसएल 12th पास के पोस्ट हों, ग्रेजुएट्स के पोस्ट हो, या फिर मास्टर डिग्री के पास करके दूसरे पोस्ट हो, जैसे कि फेज़ 12 आया था, फेज़ 11 आया था। इस तरीके के पोस्ट अगर आप लेना चाहते हो इंडिया देश के अंदर, भारत सरकार के अंदर आने वाले सभी विभागों के अंदर, अगर सरकारी जॉबें, गवर्नमेंट जॉब अगर इंडिया कंट्री में फाइंड कर रहे हो, तो उसके लिए मैं बता दूं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है। क्योंकि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक कमीशन है, भारत सरकार द्वारा गठित यानी बनाया गया एक कमीशन है, जो कि भारत देश के अंदर यूपीएससी की सारी गवर्नमेंट हटाने के बाद उसके बाद की जो दूसरे उसके नीचे के लेवल की जो गवर्नमेंट जॉब होती है, उसके लिए इंडिया कंट्री में रिक्रूटमेंट करवाने का काम एसएससी करवाता है। एसएससी एक रिक्रूटमेंट बॉडी है, ये अपना सारा टेंडर भरवाती है दूसरे कंपनियों से और फिर उनसे उन कंपनियों द्वारा प्रोवाइडेड सेंटर्स पे ये एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये आप बिल्कुल भूल में मत रहना कि एसएससी ही सारा एग्ज़ाम कराती है। दोनों डिफरेंस आपको समझाऊंगा कि आपका एग्ज़ाम एसएससी करवा रही है या आपका एग्ज़ाम वो कंपनियां करवा रही हैं जिसको टेंडर मिल रहा है, दोनों चीज़ें समझेंगे। ठीक है जी। और इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। जो एसएससी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, चाहे आप सीएपीएफ के सातों में से किसी फोर्स में लेना चाहते हो, तो आपको बता दूं आपके लिए रिवाइज्ड वैकेंसी आ चुकी है, जो कि टेंटेटिव रिवाइज्ड वैकेंसी है। टेंटेटिव क्या होता है भाई? टेंटाटिव या टेंटाटिव क्या होता है बेसिकली? तो टेंटेटिव ये होता है कि हमने पहले फाइनल वैकेंसी नहीं दी, अभी अभी हम रिवाइज कर रहे हैं उसको, ये वैकेंसी में हम बढ़ा घटा सकते हैं, इसको बोलते हैं लोग टेंटेटिव। ठीक है जी। तो भारत सरकार ने एक जनरल एक डेटा दिया है। सबसे पहले तो वो वैकेंसी निकाल देता है 2023 ईयर में, 2024 वाले कैंडिडेट्स के लिए कह देता है कि 26,000 प्लस कैंडिडेट हम इस बार रिक्रूट करके कांस्टेबल जनरल ड्यूटी पे हम रिक्रूट कर देंगे। मतलब सोचिए, पूरे देश भर से इनको लेने हैं अपने सीएपीएफ के सातों फोर्स के अंदर, कांस्टेबल लेने हैं, जनरल ड्यूटी मतलब सामान्य काम करवाने हैं आपसे। उसके लिए पहले ये लोग 26,000 वैकेंसी निकाल देते हैं, फिर 4-5 महीने बाद आप कहते हैं रिजल्ट देने से पहले कि हम इस वैकेंसी को बढ़ा देते हैं। और काफ़ी एक अच्छी बात है लोगों के लिए, जो वैकेंसियों का इंक्रीमेंट हुआ है, वो वैकेंसी का इंक्रीमेंट पूरे इंडिया के लिए, चाहे केरला से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पूरे इंडिया के किसी भी एरिया से हो, तो आपको बता दूं आपके लिए एसएससी ने रिवाइज कर दी है वैकेंसी जनरल ड्यूटीज़ के लिए। बेसिकली उसने वैकेंसी रिवाइज करके 26,000 से डायरेक्ट 46,000 कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा, 46,000 बोल रहा हूँ, 4600 नहीं है। 20,000 वैकेंसी बढ़ा दी है आप लोगों के लिए। एक रिलैक्सेशन है लोगों के लिए। रिलैक्सेशन इसलिए है कि चलो हमें तो पता था, हमने सोचा, हमें पता था कि वैकेंसियाँ एसएससी बढ़ाता घटाता है, कभी भी कुछ भी कर लेता है, जैसे उसको पता लगता है, डेटा मिलता है ऑर्गेनाइजेशन से, फोर्सेस से, उसको पता लगा वैकेंसियाँ वैकेंट हैं, उसने बढ़ा डाली। ठीक है, उसने घटा भी सकता है वो। अभी फाइनल रिजल्ट के बाद आप देखोगे, हो सकता है ये वैकेंसियाँ बढ़ा दे, घटा दे, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इनके पास जगहें होंगी वैसा वैसा ये करते रहते हैं। ठीक है, अभी लेकिन आपके लिए काफ़ी अच्छी बात ये हुई है कि यहाँ पर आपको फ़ायदा हो गया है। 20,000 लोगों को और 20,000 लोगों को जॉब मिल जाएगी। मतलब पहले आप लोग सोच रहे थे कि यार 26,000 वैकेंसी है, कंपटीशन बहुत होगा क्योंकि हम लाखों लोग फॉर्म डाल रहे हैं कांस्टेबल जनरल ड्यूटी पे। इज़ इट वॉर्थ इट? बिल्कुल बता रहा हूँ, ये एक कीमती चीज़ हो गई आप लोगों के लिए। वो कीमती चीज़ इसलिए हो गई क्योंकि इन लोगों ने वैकेंसी बढ़ा दी। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का सिलेबस बहुत आसान होता है। 10th या 12th पास जैसी क्वालिफिकेशन इसके अंदर लगती है। आई थिंक 12th पास लगती है या 10th पास लगती है, बस यही है। 10th या 12th क्या होता है बेसिकली, 10 या 12 क्या होता है, आप स्कूली शिक्षा लेने गए, स्कूल में जाकर पढ़ने गए, स्कूल में जाकर 10 या 12 क्लास तक पढ़ लिए, वहाँ के सर्टिफिकेट्स ले लिए, चाहे आप सीबीएसई दे रहा हो या महाराष्ट्र बोर्ड देता है, गुजरात बोर्ड देता है, बिहार, पंजाब, कोई सा भी बोर्ड पूरे भारत देश का आपको दे देता है। 10-12 क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड करने के बाद एक सर्टिफिकेट, उसके बाद आप पहुँच जाते हो इस जैसी जॉब पर अप्लाई करके, यहाँ पर एग्ज़ाम निकाल कर। और फिजिकल जनरल ड्यूटी में भाई फिजिकल जैसा सीन भी है इसके अंदर, मैंने आपको
आपको नोटिफिकेशन डिस्कस किया था तो याद हो आप लोगों को, प्रीवियस ईयर इसी साल के शुरुआती मंथ में आई थिंक डिस्कस किया था या पिछले साल किया था। चैनल पर आप चेक कर लेना नोटिफिकेशन। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, अगर आप एक बेरोजगार हो और जॉब ढूंढते हो, रोजगार ढूंढते हो, तो आपके लिए कांस्टेबल जनरल ड्यूटी गवर्नमेंट सेक्टर में एक ऐसी जॉब हो सकती है कि आपको 20 से 30 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाती है, 2-4 बेनिफिट कुछ मिल जाते हैं आप लोगों को। आई थिंक यूनिफॉर्म जैसी चीज़ें तो मिलती हैं, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी है तो उसको यूनिफॉर्म तो देनी ही होगी। तो यूनिफॉर्म हो गई, सैलरी हो गई, और एक छोटे मोटे दो एक फ़ायदे कर दे दिए सरकार ने। ये होता है, मतलब आप पूरे महीने का आप ये मान सकते हो 30,000 प्लस का आपके पास पूरा सैलरी वैलरी सब मिलाकर 30,000 प्लस कुछ आपके पास बेनिफिट आता है। हो सकता है इसके ऊपर भी वेरी करता हो, फोर्सेस के हिसाब से भी डिफर करता है कुछ अमाउंट, और कुछ एरिया के हिसाब से भी डिफर करता है, लेकिन जनरली एसएससी जनरल ड्यूटी वालों की जो सैलरी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है पूरे इंडिया कंट्री में। आप चाहे केरला में पोस्ट हो जाओ, कर्नाटका में, क्योंकि ये डेटा बनाना होता है सरकार को, तो जनरली ये लोगों के लिए सेम सैलरी रखते हैं हर जगह। ठीक है, इनकी सैलरी फिक्स रहती है कि इतनी ही रखनी है, 20-25 या 30 हज़ार के करीब एक सैलरी होती है, और कुछ इनको यूनिफॉर्म होती है, और यूनिफॉर्म और सैलरी के अलावा 2-4 और कुछ बेनिफिट दे दिए, बस इतना ही है। ज़्यादा आप मांग नहीं सकते बेनिफिट, क्योंकि आप एक कांस्टेबल जनरल ड्यूटी हो, आप एक एएसआई एसआई पोस्ट पर नहीं जा रहे हो। ठीक है, लेकिन आप मान सकते हो कि आप एक बेहतरीन एक अच्छी लाइफ इधर से निकाल सकते हो। आप आप ऐसा मान लो कि आप बेरोजगार हो और आपको सरकारी जॉब ही लेनी है और आप ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं रखते हो, तो उसके लिए इंडिया कंट्री में ये वैकेंसी एक अच्छी वैकेंसी आप मान सकते हो। शुरुआती तौर पर ये लोग 26,000 वैकेंसी दे बैठे थे, अब इनको समझ आया, मैंने भी कहा था ये वैकेंसी कम है, आपको याद हो नोटिफिकेशन वीडियो आप चैनल से भी देख सकते हो, तो मैंने ये भी कहा था ये लोग बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, रिजल्ट से पहले होता है ऐसा। तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया ये हुआ है कि इन्होंने वैकेंसी 20,000 प्लस इंक्रीज करी है। सोचिए आपके लिए कितना बढ़िया हो गया कि आपके कट ऑफ अब गिर जाएंगे, कट ऑफ गिरेंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई। पहले हमें चाहिए थे 20 लोग हमारी कंपनी के अंदर, अब हम ले रहे हैं 40 लोग, तो हमारी कट ऑफ तो गिरेगी। कट ऑफ मतलब क्या होता है? कट ऑफ ये होता है कि आपको कितने नंबर लाने हैं पास करने के लिए उस एग्ज़ाम को, जिससे कि आपको ले लिया जाए उस वैकेंसी पर और आपको जॉब दे दे। ठीक है, तो वो मार्क्स पहले आपको ज़्यादा लाने पड़ रहे होंगे, क्योंकि आप वैकेंसी कम थी, मतलब ज़्यादा कंपटीशन था, आप फॉर्म भरने वाले लाखों लोग हो, संख्या जॉब मिल देने वाले जिनको जॉब मिलेगी वो हज़ारों में है, और वे फॉर्म भरने वालों की संख्या या पेपर देने वालों की संख्या लाखों में है। यानी आप रेशो समझिए 1000 और लाख, मैं रेशो समझ रहे हैं, लगभग 1:100 हो गया, 100 टाइम्स हो गया, इतना है नहीं। जैसे मान के चलो ये 40-50,000 वैकेंसी देते हैं, यानी आप 50 लाख, अगर आप लोग 50 लाख होते तो ये आपका रेशो 100 हो जाता, लेकिन आप कहीं ना कहीं 20 लाख के करीब, आप शायद आप पूरे लोग 20 लाख के करीब थे आई थिंक इस पेपर में, इतने ही लोग थे, तो आप मान सकते हैं कि इसका जो रेशो जाता है वैकेंसी के हिसाब से कितना टाइम जाता है। तो वैकेंसी 40,000 प्लस है, यानी 40,000 प्लस वैकेंसी अब है, तो इसका अगर आप 40 लाख ले लेते हो अराउंड, तो ये 100 रेशो हो जाता है। लेकिन हम इसको मान लेते हैं 20 लाख के अंडर, तो आप मानोगे कि 40 करीबन रेशो हो गया। 40 करीबन रेशो मतलब ये हो गया जितनी वैकेंसी है उसके 40 टाइम्स लोग एग्जाम जाकर लिख कर आए हैं। हम इतना मान सकते हैं, जैसे हम अगर 50,000 वैकेंसी ले लें इधर, कि इन्होंने 50,000 वैकेंसी एसएससी जनरल ड्यूटी में इंडिया कंट्री में छोड़ी है लोगों के लिए। जनरल ड्यूटी में 50,000 वैकेंसी अगर इन्होंने छोड़ी है, तो इसका आप 10 टाइम्स देखते हो तो आप पहुंच जाओगे 5 लाख, और 100 टाइम्स देखते हो तो 50 लाख, और अगर आप 50 टाइम्स देखते हो तो आप 25 लाख पहुंचोगे। और आई थिंक इतने ही कैंडिडेट थे, तो मैं मान सकता हूँ कि पर वैकेंसी पर 40 लोग हैं तैयार कि हमें ये वैकेंसी दो, मतलब कि हर एक वैकेंसी के लिए 40 कैंडिडेट्स ने इसका पेपर दिया है। ठीक है, अब इतने तो पेपर देने वाले हैं, और ऑल्दो मैं मानता हूं कि उन 40 में से 20-20 लोग आराम से पेपर निकाल लेंगे, मतलब फिर भी एक एक वैकेंसी पर 20-20 कैंडिडेट ऐसे खड़े हुए हैं कि उनको वो वैकेंसी चाहिए। अब वैकेंसी है एक, देनी है 20 लोगों को, तो कैसे दी जाए? तो उसके में क्या करेंगे, उसके लिए आपकी जो कट ऑफ है वो बढ़ा दी जाएगी, मतलब कि आप ज़्यादा नंबर जिसके आए हैं उसको मिलेगी, उसको वो वैकेंसी मिलेगी। ठीक है जी, मतलब वैकेंसी जितनी है उतनी ही मिलेगी। अगर आप ज़्यादा लोग हो, मतलब तो आप, इसका मतलब ये है कि आप लोग गलत आ गए दुनिया में, मतलब कि आप लोग अगर आए हो, आप लोगों ने जनसंख्या बढ़ाई है बेसिकली इंडिया कंट्री में आके, क्योंकि हमारे पास वैकेंसियाँ नहीं है, विभाग नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई आपके लिए जॉब नहीं है। इस चक्कर में आप ये मान सकते हो कि आप एक वैकेंसी पर 40 लोग लड़ोगे, तब जाके हम 39 को हटाकर 39 को हटाकर किसी एक को जॉब देंगे। मतलब सोचिए 40 में से 39 बेरोजगार छोड़ेंगे, एक को जॉब देंगे, ये वाला सीन इस वैकेंसी में
इसका ट्रेंड आप समझ सकते हो। ये रेशो समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, कट ऑफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए, क्योंकि आप अगर कट ऑफ को नहीं समझते हो तो मतलब समझिए कि आपको बिल्कुल इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ का ज्ञान आपको पहले से लेना चाहिए। 2023 हो, 22 हो, 21 हो, पिछले ईयर के कट ऑफ्स के ट्रेंड्स को देखा करिए, उसे समझ लीजिए कि एक्चुअल में आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है, कितने मार्क्स लाने हैं। जनरल ड्यूटी एक असामान्य वर्ग, एक ऐसे फैमिली से आने वाले लोग जो कि बिल्कुल ही गरीब हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इंटरनेट नहीं है, आई थिंक उनके लिए ये एग्ज़ाम का सिलेबस भी आई थिंक वो टफ होगा। इस वजह से वो लोग बेचारे बेरोजगार रह जाते हैं। बेचारे जो जिनके पास सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो कोई सी भी वैकेंसियाँ ले लेते हैं, चाहे जनरल ड्यूटी की हो गई, सीजीएल की हो गई, इंस्पेक्टर की हो गई, चाहे मिनिस्ट्री में बैठना हो, आईएएस बन गए, आईएएस बन के कुछ साल बाद प्रमोट होके मिनिस्ट्री में बैठकर सरकारें चला रहे हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखिए आप लोगों को कितना सफ़र करना पड़ रहा होगा इस वैकेंसी के लिए, वो चीज़ मैं यहाँ समझ सकता हूँ। जनरली एक सामान्य वर्ग वाले लोगों को कितना सफ़र करना पड़ रहा होगा इस वैकेंसी के लिए। जनरली अमूमन वो लोग जो होते हैं जिनको सोर्सेज मिल जाते हैं, जो लोग आईपीएस आईएएस बन जाते हैं और कुछ समय बाद वो मिनिस्टर पॉलिटिशियन जैसे लोग बन जाते हैं और फिर वो मिनिस्ट्रियाँ ले लेते हैं। मैंने इसमें इंडिया कंट्री में तो एक ट्रेंड है, आप अगर आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, तो कुछ सालों के बाद प्रमोट होके आप मिनिस्ट्री में पहुंच जाओगे। मिनिस्ट्री में आप आसानी से मिनिस्ट्री में बैठ के मिनिस्ट्री चला सकते हो इंडिया कंट्री में, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ। लेकिन आप सोचो जरा कि कोई जनरल कोई ऐसे नॉर्मल जॉब कर रहा है, उसको भी आप मिनिस्ट्री दे सकते थे, उसमें कोई खराबी नहीं थी। लेकिन आपने सोचा कि एक आईएएस आईपीएस जो बने लोग हैं वही टैलेंटेड है, बाकी सारे टैलेंटेड नहीं है, तो हम मिनिस्ट्री इन्हीं को देंगे। ये चीज़ मैंने इंडिया कंट्री में देखी, तो ये एक मेरे को अच्छी चीज़ नहीं लगी इंडिया कंट्री में, जो कि भाई आईएएस आईपीएस जो होगा वही मिनिस्ट्रियाँ संभालेगा। अधिकतर ऐसा है उसके अंदर, ज़्यादातर आप देख सकते हो इस तरीके का सिनेरियो उधर मेरे को दिखा था। तो आप इसके अंदर कमेंट में मुझे बताना कि ये क्या सही चीज़ है या गलत है। ये एक अलग फैक्टर है, अलग टॉपिक है, इसको हम साइड लेते हैं। बेसिकली मैं आपके सामने ये बताने आया हूँ इस वीडियो में। देखिए एसएससी ने आपकी रिवाइज कर दी है वैकेंसी, 26,000 से उसने डायरेक्ट 46,000 प्लस कर डाली है, यानी वैकेंसी 20,000 प्लस वो बढ़ा चुका है, यानी 20,000 लोगों को और इसी के अंदर जॉब देगा। इसके लिए अलग से फॉर्म नहीं भरवा रहा। जिन्होंने एग्ज़ाम निकाल लिया होगा अच्छे मार्क्स के साथ, जिनका भी रिजल्ट आएगा, तो वो लोग डेफिनेटली मान सकते हैं कि उन्हीं में से लोगों को वैकेंसी मिलेगी है। यानी आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि आपकी कट ऑफ अब कम जाएगी, यानी आपके चांस बढ़ जाएंगे वैकेंसी मिलने के। ठीक है जी। तो आप अगर केरला से हो कमेंट में बताओ, कर्नाटका से हो, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, किसी भी एरिया से हो कमेंट में बताओ। और ये भी बताओ कि क्या आपने इस एग्ज़ाम को लिखा था, और लिखा था तो बताओ कि चांस है कि आपको मिल जाएगी वैकेंसी, आपका पेपर कैसा गया है। और अगर आप 2025 की जनरल ड्यूटी की वैकेंसी का वेट कर रहे हो सीएपीएफ के सातों फोर्सेज में इंडिया कंट्री के लिए, तो इसका फॉर्म नेक्स्ट मंथ आ रहा है, तो उसके लिए भी रेडी हो जाओ। उसके अंदर भी इन्होंने कंफर्म किया है एक्सपेक्टेड वैकेंसीज 40,000 प्लस। हालांकि ये वैकेंसी कुछ है नहीं, हज़ारों की संख्या में, आप सोचिए करोड़ों की पॉपुलेशन वाले देश में हज़ारों वैकेंसियाँ दे रहे हो। मतलब जनरली आप ऑल दो सारा कुछ मिलाकर बेरोजगार ही छोड़ रहे हो देश को। यार ये तो एक जनरेटेड चीज़ है यार, एक पैसा नाम की जो चीज़ है। मान लिया मैंने, ये सब चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं, इन्फ्लेशन होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो लोगों का सोचो ना यार जिनके पास जॉब नहीं है, वो तो बेचारे ऐसे ही चले जाएंगे। वो क्या ऐसे ही मतलब उनका उनका सोच ही नहीं रहे आप लोग गवर्नमेंट में बैठ के, ये क्या कर रहे हो तुम। ठीक है। तो वहाँ आपको सोचने की ज़रूरत है लोगों के लिए, वो आपको एक बार थोड़ा सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ लाखों की वैकेंसी निकाल दो, सबको जॉब दे दो। आप तो जॉब देने में भी कमियाँ कर रहे हो, लोग तो बिजनेस करने लग गए आज के समय पे, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, लोग बिजनेस कर रहे हैं तरह तरह के, और आप जॉब देने में भी कमियाँ कर रहे हो। पता नहीं किस तरीके का सिस्टम बना हुआ है ये। लेकिन आपको बता दूँ नेक्स्ट मंथ, अपकमिंग मंथ यानी जुलाई एंड के बाद आपकी 40,000 वैकेंसी प्लस आएंगी एसएससी के जनरल ड्यूटी कांस्टेबल में, जो कि सीएपीएफ देगा। सेम 40,000 प्लस वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है 25 वालों की। तैयारी के लिए यही चैनल रहेगा आप लोगों का, इसी पर तैयारी करो। जो भी आपके टॉपिक्स है बताओ, और नए टॉपिक्स बताओ, और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो आप इस चैनल पर कमेंट में डाल दो, मिलती रहेगी। ठीक है। इंडिया के किसी भी एरिया से हो आप यहाँ बता सकते हो, आपको वो तैयारी मिल जाएगी। ठीक है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए स्पेशली ये भारत के लोगों के लिए वीडियो है खास, जो दूसरे कंट्री के हैं उनके लिए खास है नहीं ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पर एक इंडिया देश में
एसएससी द्वारा जनरल ड्यूटी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का हर साल एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसके अंदर लगभग हज़ारों की संख्या में लोगों को जॉब दी जाती है, जो कि 10वीं या 12वीं आई थिंक इसकी क्वालिफिकेशन होती है इसके अंदर। बाकी वो फिजिकली उनकी हाइट, चेस्ट मेजरमेंट जैसी उनकी क्वालिफिकेशन निकालनी होती है। और आई थिंक इसके अंदर फिजिकल के लिए ये लोग कुछ रनिंग जैसा कोई सीन होता है इसके अंदर, रनिंग वगैरह, हाई जंप, लॉन्ग जंप कुछ आई थिंक है इसके अंदर। नोटिफिकेशन आप पढ़ना, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो वो सारे प्रोसेस निकाल के ये वैकेंसी आपको मिल जाती है। 24 वालों का एग्ज़ाम हो चुका है इसके अंदर, अच्छे से हो चुका है। कुछ का एग्ज़ाम री में भी हुआ था, मतलब दोबारा लिया गया था, और अब फाइनली इसका ये लोग रिजल्ट देने वाले हैं। मेरे को इसमें प्रोबेबली लग रहा है कि ये 1 वीक के अंदर ये रिजल्ट पब्लिश होगा। जल्द से जल्द इसमें पब्लिश होने की बात हो रही है। एसएससी इसी वेबसाइट पे, ये एक नया वेबसाइट है। अगर आप पुरानी वेबसाइट पे जा रहे हो अभी भी, उसको छोड़ो, इस वेबसाइट पे आओ, नया अकाउंट ओटीआर बनाओ। जो नए कैंडिडेट हैं, जो 25 में जनरल ड्यूटी के लिए फॉर्म डालेंगे, जो 24 वाले जीडी वाले हैं, उनको तो पता ही है, उन्होंने यहीं से उन्होंने जैसे फॉर्म डाला था जनरल ड्यूटी का। तो आपको क्लियर बता दूं, आप अपनी आंसर की कैसे देखोगे वो भी नोटिस के अंदर बताया है। आंसर की बात यहाँ पर दूसरे एग्जाम की आई है, जो कि जूनियर इंजीनियर की है। ठीक है जी, हाँ। और जिन्होंने भी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी 2024 के लिए फॉर्म डाला था, वो लोग ऐसा करें, अपनी रिवाइज्ड वैकेंसी चेक कर लें कितनी आई है। ये भी टेंटेटिव है, यानी कि आपको जब तक रिक्रूट ना कर लें, जब तक वो लोग अलग अलग सीएपीएफ के फोर्सेज में आपको रिक्रूट करके पहुंचा ना दे, तब तक ये वैकेंसी के नंबर चेंज हो सकते हैं। लेकिन 46,000 प्लस कर दिया है, यानी कि 46,000 प्लस लोगों को जॉब मिल रही है इसके अंदर। ये कन्फर्म गवर्नमेंट भी कर रही है, और मैं भी इधर कर देता हूँ, क्योंकि ये ऑफिशियल अपडेट है। ठीक है, तो भारत के सभी लोग ध्यान से सुने, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं। और हम एसएससी जीडी के अपडेट के अलावा, वैकेंसी के अलावा, 2 हमारे और नोटिस हैं, वो भी हम जूनियर इंजीनियर वाले लोगों का डिस्कस करेंगे। और 2 एग्ज़ाम का स्केड्यूल आया है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। 1 हफ्ता हो चुका है एग्ज़ाम स्केड्यूल आए इसके अंदर, वो भी हम इधर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप यहाँ पर आते हो, तो सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी बता देता हूँ। देखिए, मैं एरिया वाइज बताने वाला हूँ, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज। ये एक आपकी टेंटेटिव वैकेंसी है, ये भी वैकेंसी आप इसको फाइनल ना माने। देखिए क्या बोला इन्होंने, वैकेंसीज टू बी नोटिफाइड फॉर कांस्टेबल जनरल ड्यूटी मेल, यहाँ पर मेल की लिखी है। देखिए, एक्सक्लूडिंग यहाँ पर नक्सल, जो नक्सल वाला एरिया है, इंडिया कंट्री में नक्सलाइड एरिया होता है बेसिकली, जो वहाँ पे कुछ अटैक वगैरह हो जाते हैं नक्सलाइट द्वारा। तो नक्सल वाला जो एरिया है, या फिर बीजी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं, एरिया जितने भी हैं, उनको आप हटा लीजिए इंडिया कंट्री के। बाकी जितने एरिया रह जाते हैं आप लोगों के, वहाँ पर आप इस साल का जो वैकेंसी देखते हो, कांस्टेबल हो या जनरल ड्यूटी हो, देखिए स्लैश मतलब ये हो जाता है कांस्टेबल अलग, या फिर आप कह लो या जनरल ड्यूटी अलग। तो इसकी जो वैकेंसी आपकी आती है कांस्टेबल या जनरल ड्यूटी का, उसमें मैं आपको बता दूं, जो आंध्रा जो आपका अंडमान एंड निकोबार है, उसके अंदर बीएसएफ में 1 वैकेंसी टोटल है, सिर्फ 1 ही जनरल कैटेगरी का अंडमान एंड निकोबार में उनको कांस्टेबल जनरल ड्यूटी बीएसएफ के अंदर चाहिए। सीआईएसएफ के अंदर 2 चाहिए। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म आप जानते हो तो अच्छी बात है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है। 3 लोग चाहिए इसके अंदर उनको, अंडमान एंड निकोबार साइड के अंदर। ये एक एरिया है इंडिया देश में। सेम एसएसबी में उनको 2 लोग चाहिए टोटल। आईटीबीपी में एक भी वैकेंसी नहीं है उस एरिया के अंदर। असम राइफल्स आप देख सकते हो, एएसएसएफ और एनसीबी, इसकी भी आप चेक कर सकते हो। ग्रांड टोटल की बात करूँ तो अंडमान एंड निकोबार के अंदर 8 लोग इस बार जनरल ड्यूटी पर रिक्रूट होंगे टोटली इस वाले ईयर के, जिन्होंने फॉर्म भी डाल दिया, पेपर भी दिया है। आंध्र प्रदेश के अंदर मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश में 800 से ज़्यादा लोग इस बार जनरल ड्यूटी पर रिक्रूट हो रहे हैं इस साल। उसकी वैकेंसी आप क्या करें, फोर्सेज और कैटेगरी वाइज चेक कर लो। अब कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आपका एक वर्ग होता है, आप एक या तो एससी होते हो। आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखिए और अपने परिवार से पूछिए कि आप कौन से कैटेगरी से हैं, आपकी वही कैटेगरी है। अगर आप जनरल से हैं तब आप पूछ के पता करें कि आप जनरल से हैं या किस कैटेगरी से हैं। आपने फॉर्म भरते में ये मेंशन किया होगा आप कौन से वर्ग से हैं। आप यहाँ पे अपने वर्ग को डायरेक्ट फोर्स से मिलाकर देखो कि आपके वहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये एरिया है बेसिकली। दिल्ली में आप देख सकते हो, तो दिल्ली में इस बार कितने लोग जा रहे हैं, दिल्ली में 270 प्लस लोगों को इस बार वैकेंसी मिल रही है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के अंदर। 7 फोर्स इंक्लूड हैं इसके
अंदर गोवा, गुजरात और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, सभी लोग अपनी लिस्ट चेक करें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% वैकेंसी उनके लिए फिक्स कर देते हैं यहाँ पे, विच हैज़ नॉट बीन शोन सेपरेटली, विच हैज़ नॉट बीन शोन सेपरेटली। मतलब बेसिकली दोस्तों ये है, जो आप में से वो लोग हैं जो CRPF, CISF, BSF या कोई सी भी देश, पूरे भारत भर की जितनी भी फोर्सेज हैं उसमें से किसी भी फोर्स में अगर आप काम करके आ चुके हो और आपने अगर इसका फॉर्म भरा था, तो डेफिनेटली आपके लिए टोटल वैकेंसी का 10% आपके लिए फिक्स होता है। पूरी जितने लोग को जॉब मिलेगी उसमें से 10% आप लोग होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो टोटल 24,000 वैकेंसी, 24,000 ही है ना। हाँ, कहीं यहाँ भी गलती कर दें तो 24,000 आप लोगों के लिए, सिर्फ मेल के लिए। आप सोचिए, सिर्फ लड़के, देखिए सिर्फ मेल ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इतनी वैकेंसी इस बार ले लेंगे इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इसको, इन सारे एरियाओं को आप इंक्लूड करते हो, ये वाली वैकेंसी भी मेल की है। तो आप देखिए, तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में वैकेंसी कितनी है? महाराष्ट्र में 150 ही कांस्टेबल चाहिए जनरल ड्यूटी में। जनरल ड्यूटी या कांस्टेबल की जो पोस्ट आपकी आती है इसके अंदर, सेम आप देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसी है यहाँ पर। आप देखिए, इनको बिहार के अंदर ज़्यादा चाहिए, बिहार के अंदर 1500 कांस्टेबल जनरल ड्यूटी पर रिक्रूट होंगे। तो इस तरीके से 6,600 प्लस इसके अंदर वैकेंसी टोटल इसमें निकाली गई। मतलब इस बार टोटल इतनी हुई है, ये सारी कंबाइंड नहीं है, ये 6,000, ये 6 स्टेट की है, जिसमें आंध्र प्रदेश, देखिए स्टेट कैटेगरी वाइज डिटेल्ड वैकेंसी है जो नोटिफाई कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं ये। इसमें नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है जितने भी, मतलब आपको पता है, देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं, आंध्र प्रदेश राज्य हो या बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, इन राज्यों में ना नक्सल अफेक्टेड एरिया है, मतलब ऐसे एरिया हैं जो नक्सलवादी वहाँ पर हैं, नक्सलवाद है उन एरियाओं में, ठीक है। जैसे कि मैं आपको नक्सल अफेक्टेड कुछ रीज़न बता देता हूँ। जैसे आप ऊपर देखते हो तो ये वाली लिस्ट आपके पूरे जनरल स्टेट को लेकर है, जैसे कि दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, ये जितने भी आपके स्टेट पूरे भारत में हैं, उसकी लिस्ट आप फोर्सेज वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हो स्टेट के हिसाब से। मतलब आपको करना क्या है, आपने जिस राज्य की वैकेंसी लेनी है, जिस फोर्स में लेनी है और जिस कैटेगरी के आप हो, उसकी वैकेंसी आप इस टेबल से समझोगे। और अगर आप उस एरिया की वैकेंसी लेने जा रहे हो इस वाले एग्ज़ाम से, जिसका आप पेपर लिख कर आ चुके हो, जो कि नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि आंध्र प्रदेश का ईस्ट गोदावरी आपका जो है, या श्री काकुलम, या फिर विशाखापट्टनम और अलूरी, सीतारमा और राजू, और सीतारमा राजू है, और पर्वतीपुरम, मनियम, और ये आपका जो बिहार स्टेट के अंदर औरंगाबाद और बांका, बिहार स्टेट के अंदर औरंगाबाद, और इसके अलावा बांका, गया और जमुई और कैमूर और लखीसराय है इसके अंदर, और मुंगेर भी आपका नक्सल अफेक्टेड एरिया में आता है। नवादा भी, रोहतास भी है, वेस्ट चंपारण आप लोगों का नक्सल अफेक्टेड एरिया है, जिला है बेसिकली। तो उधर आपकी वैकेंसी इतनी है। तो नक्सल अफेक्टेड में कांस्टेबल जनरल ड्यूटीज़ के लिए ज़्यादा चाहिए होंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, आप एक फोर्स में जा रहे हो और फोर्स के अंदर हमें कांस्टेबल जनरल ड्यूटी में चाहिए लोग, या हमें फोर्स में लोग चाहिए, तो नक्सल अफेक्टेड एरिया में हमें ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर 6,000 प्लस वैकेंसी हो गई, इसमें भी 10% एक्स सर्विसमैन के लिए हो गई। कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी अब मैं बता रहा हूँ। बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब वो ज़िले जो कि बॉर्डर इंक्लूड करते हैं, मतलब जैसे कि असम राज्य का, अगर असम राज्य दूसरे राज्य के साथ अपना बॉर्डर जहाँ उसका लग रहा होगा, तो उन अब बॉर्डर जिन एरियाओं में लगता है, बेसिकली असम स्टेट जिन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो वो जो जिन स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो अपने राज्य के वो ज़िले शेयर कर रहा होगा। जैसे कि दुबरी है, ककर है, उसके अलावा करीमगंज और कोकराझार और साउथ सलमारा, मनकाचर और चिरांग और बक्सा और उदलगुरी और तमूलपुर, ये असम स्टेट के वो ज़िले हैं बेसिकली जो दूसरे ज़िलों के साथ, मतलब बेसिकली बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मतलब कि ये इस स्टेट के जो बॉर्डर वाले एरिया हैं, जो इस राज्य के बॉर्डर हैं, वो वाले बॉर्डर वाले जो ज़िले हैं, बेसिकली उसकी वैकेंसी आप यहाँ से समझ सकते हो फोर्सेस के हिसाब से, और कैटेगरी वाइज आप इधर से क्लियर कर सकते हो। अरुणाचल प्रदेश के कितने ऐसे ज़िले हैं जो कि बॉर्डर गार्डिंग ज़िले हैं,
उसके हिसाब से आप वैकेंसी समझे, बिहार का समझे, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ये बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट होता है कि हमें तो नक्सल अफेक्टेड एरिया में ही वैकेंसी चाहिए, हमें तो बॉर्डर गार्डिंग में ही चाहिए, तो उसके लिए आपको ये चीज़ देखनी होगी। तो यहाँ पर 10,000 वैकेंसी उन एरिया में भी है, तो 10,000 ये हो गई, 6,000 ये हो गई, 16,000 हो गई और 24,000 ये अलग हो गई। तो 24,000 और 16,000 यानी 40,000 आपके ये इंक्लूड हो गए। यानी कि 40,000 इनको सिर्फ और सिर्फ मेल रिक्रूट करने हैं, यानी कि जो लड़के लोग होते हैं, यानी कि जो आदमी हैं या बॉयज़ हैं या लड़के हैं, वही लोग इस वैकेंसी को ले सकते हैं। बाकी अगर बात करूँ महिलाओं की या फीमेल्स की, तो फीमेल्स की वैकेंसी, फीमेल्स को नक्सलाइड एरिया में नहीं भेजा जाता वैकेंसियों पर, बॉर्डर गार्डिंग एरिया में भी फीमेल्स को नहीं भेजा जाता है। ठीक है जी, ये इंडिया के अंदर ये इन्होंने फिक्स रखा है रूल। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो, तो अंडमान एंड निकोबार में एक भी वैकेंसी नहीं है। आंध्र प्रदेश में 107 महिलाएं रिक्रूट होंगी। जो नक्सल एरिया हटा दो और नक्सल एरिया और बॉर्डर गार्डिंग एरिया को हटाकर इतनी वैकेंसी वहाँ पर इस आपके सी ए पी एफ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सी ए पी एफ के अंदर ये सातों आते हैं। तो आप इसको काउंट करते हैं तो आप देखिए ये टोटल 8 हैं। सी ए पी एफ के अलावा इसके अंदर आपका एन सी बी भी है, एन सी बी अलग है। आप इसको टोटल इंक्लूड करेंगे तो आप देखिए 1 2 3 4 और 5 6 और 7, ये 7 पूरे आपके सी ए पी एफ के हो गए। और एक आपका एन सी बी अलग फोर्स है, अलग मतलब आपको पता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है आई थिंक, एन सी बी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एन सी बी इसको कहते हो, तो उसकी अलग है। तो इस तरीके से आप कंबाइन कर सकते हो उनकी वैकेंसी। ये महिलाओं की वैकेंसी है, ये इसमें टोटल 3,000 करीब है। देखिए देखिए यहाँ पर नक्सल अफेक्टेड एरियाज में भी महिलाओं की वैकेंसी है। मैं तो सोच रहा था नहीं होती इनकी वैकेंसी, नक्सल अफेक्टेड एरियाओं में भी महिलाएं रिक्रूट होती हैं भाई, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी में मुझे दिख रहा है इधर। देखिए ये देखिए ये वाला पॉइंट हाईलाइट करें, मतलब कि महिलाओं को रिक्रूट करके नक्सल अफेक्टेड एरियाओं में भी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का वैकेंसी दिया गया है। ये देखिए जैसे ये पेन है, ये पेन आता ही नहीं है, आप देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ ही नहीं रहा। चलिए हम इसको छोड़ते हैं। देखिए ये हैंग बड़ा कर रहा है। तो आपको एक बार ये चीज़ क्लियर बता देता हूँ, इसके अंदर तो फीमेल की भी यहाँ पर नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर फीमेल की भी वैकेंसी टोटल है। आंध्र प्रदेश में 117 और बिहार के अंदर 184, छत्तीसगढ़ में 75 है, झारखंड में आप देखते हो तो 188 है, वहीं केरला में 65, मध्य प्रदेश में 27 है सिर्फ, महाराष्ट्र के अंदर 17 है, और ओडिशा ओडिशा आपका एक स्टेट है ओडिशा, वहाँ पर 101 प्लस वैकेंसी फीमेल्स के अंदर नक्सल अफेक्टेड एरिया के अंदर है। इसके अंदर जिलों का आप नाम एक बार रीड कर लें तो यहाँ पर टोटल 840 हो जाता है। 10% इसमें वही एक्स सर्विसमैन वाला सीन चलेगा। बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स में आप देख सकते हो तो वहाँ पर भी 1300 प्लस फीमेल इसके अंदर जाएंगी। तो आप फीमेल पॉइंट रीड करें, फीमेल मेल में डिफरेंस यहाँ पे आप समझ लेना। तो टोटल आप इन सारी वैकेंसी को एक बार कंबाइन करके देखते हैं फोर्सेज वाइज। ठीक है जी, तो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। फोर्सेज वाइज कॉन्सोलिडेटेड वैकेंसीज आप देख लो, सी टी मतलब कांस्टेबल, जी डी मतलब जनरल ड्यूटी। ठीक है, दोनों ही आप इसके अंदर पोस्ट होती हैं, इंक्लूडिंग डेप्यूटेशन रिजर्व वैकेंसीज भी होती है इसके अंदर। मतलब कि कुछ वैकेंसी फिक्स होती हैं, जो अंदर के लोग होते हैं पहले से इन फोर्सेज में, उनके लिए भी वैकेंसी फिक्स होती है अगर वो ये पोस्ट लेते हैं तो बी एस एफ में 10,000 लोग प्लस इस बार लड़के रिक्रूट हो रहे हैं। अगर आप महिलाओं को देखते हो तो 1800 प्लस महिलाएं इस बार बीएसएफ में जनरल ड्यूटी में पहुंचेंगे, तो टोटल 12,000 हो गए। सीआईएसएफ में 13,000 प्लस पहुंच रहे हैं, सीआरपीएफ में 9,000 प्लस। तो इस तरीके से आप टोटल इंक्लूड करते हो तो वैकेंसी आपके सामने ये वाला लिस्ट, ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी वाइज अच्छे से बता दिया। ठीक है, अब इसको मैं आपको, ये लिस्ट मैंने आपको दी है, सेम जागरण जोश ने आज ही इसके अंदर ये एक अपडेट करके दिया है एक आर्टिकल, जिसमें वो बोलता है कि रिवाइज कर दिया है सीआरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसीज। हालांकि इसने थोड़ी गलती करी है, इसने बोला है कि सीआरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसीज रिवाइज हुई हैं सिर्फ, भाई नहीं, सीआरपीएफ आईटीबीपी, इस आर्टिकल वाले को थोड़ा सा क्लियर करूंगा मैं यहाँ पे। देखिए सीआरपीएफ की नहीं, सीआईएसएफ, वो इसको सीएपीएफ लिखना था आर्टिकल में, ये आर्टिकल में सी ए पी एफ होता है क्योंकि सी ए पी एफ के अंदर वो सारे फोर्स हैं। हालांकि एन सी बी इसके अंदर, एन सी बी
वो भी अलग से है, तो इनको वहाँ पर करेक्शन करना है। तो आप इस तरीके से देखते हो। तो टोटल इस पूरे लिस्ट को मैं आपको क्लियर बता दूं तो एसएससी ने इस रिलीज़ कर दी है ये लिस्ट। तो और वैकेंसी अब आपकी 46,617 है, जो वैकेंसी प्रीवियसली 26,000 थी, यानी ऑलमोस्ट 20,000 प्लस वैकेंसीज का इंक्रीमेंट हुआ है। और ये भी अभी टेंटेटिव है, यानी कि जब तक आपको रिक्रूट करके ज्वाइनिंग ना दे दें तब तक ये वैकेंसी फाइनल नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब जब तक आप अपॉइंट ना हो जाओ, आपको जॉब ना मिल जाए, तब तक आप मान के चलो इसके अंदर ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जैसे चांस बनेंगे। मैं कंफर्म कर देता हूँ 40,000 प्लस कंफर्म्ड है रिक्रूट होना। ऊपर के हो सकता है कम, थोड़ा और इसमें चेंज कर ले ये लोग, ये भी कंफर्म्ड अभी नहीं माना है। ठीक है, हाँ, लेकिन आपके लिए कंफर्म्ड है, बिल्कुल पक्का है कि 40,000 प्लस कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इसमें रिक्रूट हो जाएंगे इजीली। डेट एंड टाइम की बात करते हो आपके भाई, रिजल्ट कब तक देंगे ये, तो उसके बारे में यहाँ पर कोई अपडेट अभी तक इन्होंने दिया नहीं है। और इस बार की मैं कट ऑफ भी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कितनी हो सकती है। तो स्ट्रेंथ वाइज कंसोलिडेटेड वैकेंसी, यही वाली आपने अभी टेबल देखी थी, ये सेम वही टेबल है। अब देखिए मैं इसके अंदर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे सामने जो है ना IAHVB.com नाम की वेबसाइट है, इसने कट ऑफ निकाल के दिए। ऑलमोस्ट ये बहुत सारी चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं, रिसेंट आर्टिकल्स वगैरह निकालते हैं अपने वेबसाइट पे, तो हम इनकी इन्फॉर्मेशन को मान सकते हैं कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं। तो आपका जो रिजल्ट है, आप वेट कर रहे हो, आप वेट करो मत, आप दूसरे कोई काम कर लो, दूसरी किसी एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ। जीडी की तो जनरल ड्यूटी की तो जॉब आसानी से मिल जाएगी, बस पेपर अच्छा निकाल दो, मिल जाती है वैकेंसी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आप मान सकते हो कि 1 वीक के अंदर या जून एंड से पहले पहले ही रिलीज़ कर देंगे। जहाँ तक मेरे को कंफर्मेशन मिला है, काफ़ी सारी जगह देखा था तो वो मेरे को पता लगा है। आपका एग्ज़ाम आपको भी पता है कि 7 मार्च को एंड हुआ था, बट लेटर एक री एग्ज़ाम आपका एंड करवाया था 30 मार्च को, और उस 30 मार्च के बाद तक अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो जो स्टूडेंट हैं जो अपियर्ड हुए हैं, उनको ज़रूरत होगी कि इसकी जो कट ऑफ है एसएससी जनरल ड्यूटी की जो कट ऑफ है इस बार की 24 वालों की, उसके हिसाब से मैं मिनिमम एक मार्क्स आपको एक एक्चुअल आइडिया दे देता हूँ कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, तो आप मान सकते हो कि आपको जॉब मिल जाएगी। वो चांस आप कैसे मान सकते हो वो इधर मैं बता देता हूँ। तो आपका एग्ज़ाम 30 मार्च को एंड हुआ था, री वालों का भी उस दिन ख़त्म हो गया था। तो आप सोचिए अप्रैल मई 2 महीने हो गए आपके पूरे कंबाइंड, जून के एंड तक आपका रिजल्ट आराम से दे देंगे। 90 डेज़ एक अच्छा टाइम होता है आपका रिजल्ट बनाने में। तो वैकेंसी आप समझ चुके हो। आपका रिजल्ट देखिए लास्ट वीक ऑफ जून है, मैंने कंफर्म कर दिया, जून के एंड तक आपका रिजल्ट कंफर्म्ड है। ठीक है, आप ज़्यादा इसमें दो डेली बेस वीडियो कहीं मत देखो, इसको समझ जाओ, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट देखने के लिए आप करोगे कि आप अपना नाम वाम डाल के, रोल नंबर डाल के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। रिजल्ट के बाद के कुछ प्रोसेस है इसके अंदर। तो कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो जैसा कि हमने पिछले बहुत साल देखा है, जो ट्रेंड रहा है वैकेंसियों के हिसाब से भी बात करें, तो आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये आर्टिकल आज रेडी किया है, बिल्कुल आज, इसमें मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी लोग मानते नहीं है इस बात को। देखिए 14 जून लिखा है, आप नीचे भी रीड कर लो, यहाँ पे राइट साइड में 14 जून है, यानी ये बिल्कुल एक नया आर्टिकल है, तो बिल्कुल एक नई डिटेल है। अगर आप एक जनरल वर्ग से हो तो 140 प्लस मार्क्स अगर आपके आए हैं, टोटल में से आ रहे हैं इतने प्लस, इससे ऊपर आ रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि आप पास हो इस एग्ज़ाम में। आपको बस ये समझना है कि आगे के प्रोसेस निकालने हैं, आप इस एग्ज़ाम में वैकेंसी ले सकते हो। ओबीसी वाले हो तो 147 से प्लस प्लस लाओगे तो निकाल लोगे, जनरल वाले 150 प्लस, एससी वाले 137, एसटी वाले 127, बिल्कुल सही है। आपकी कैटेगरी वाइज आप 10-10 नंबर गिरा लें अपना, ओबीसी वाले 3-4 नंबर गिराएं बस जनरल में से, लेकिन एससी एसटी और बाकी सब लोग अपने 10-10 नंबर गिराएं। और एक्स सर्विस मैन को तो बहुत फ़ायदा मिलता ही है, ईडब्ल्यूएस को भी सिर्फ जनरल वालों से 10 नंबर के करीब फ़र्क आता है उसकी कट ऑफ में, वही इधर है। ये ट्रेंड इन्होंने बहुत सारा जो पिछले साल के कट ऑफ गए थे उसको देखते हुए बताया। तो जनरल कैंडिडेट वालों में एक चीज़ ये भी होती है कि पूरे नंबरों में से 35% से ऊपर लाने ज़रूरी होते हैं एक इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। एक होता है पास करना, क्वालिफाई करना, एक होता है आपको वैकेंसी, आपको अगले स्टेज के लिए लेंगे नहीं लेंगे तो उसके लिए नंबर लाना। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क होता है। तो आप अगर 35% से ऊपर मार्क्स ला रहे हो, ये एग्ज़ाम जितने भी मार्क्स का था उसका 30% से 35 से ऊपर है, 35% से ऊपर सभी जनरल वाले सिक्योर हैं, बेसिकली पास तो हैं ही।
लेकिन कट ऑफ क्लियर करनी जरूरी है। जो यहाँ मार्क्स बताए हैं ये आप इस पर बिलीव कर सकते हो कट ऑफ पे। मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, जनरल वाले 150 प्लस, ओबीसी वाले 147, एससी वाले 138 प्लस, एसटी वाले 128 प्लस, एक्स सर्विसमैन 82 प्लस और ईडब्ल्यूएस वाले 144 प्लस वाले सब सेफ हैं, सिक्योर हैं। कट ऑफ यही आपकी रहेगी। इनके अंदर 5-5, 10-10 नंबर और एक्स्ट्रा मान के चलें तो आप एक सिक्योर हो, बिल्कुल सिक्योर हो। इसके ऊपर अगर आप 5-10 नंबर और जोड़ते हो, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेते हो, उसके बाद क्या होगा, तो आपको एक फिजिकल टेस्ट देना होता है, ये आपको पहले से पता है। बाकी सारी कंडीशन आपको पता ही है, तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन वाला वीडियो चेक करें, वो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से बताया है। और अगले महीने आपका जो जीडी का फॉर्म आएगा तो उसके लिए रेडी रहना, क्योंकि मैं उसके लिए आपको प्रिपरेशन दे दूंगा, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। 2025 वालों को मैं एक चीज़ और बता दूं, आपका वैकेंसी कब आएगा, तो आपका वैकेंसी 27 अगस्त को आएगा। यानी आज से आपके पास अभी भी आप देखते हो तो 2 महीने का समय आराम से है। आप प्रिपरेशन कर लें, बड़ा आसान सा सिलेबस है, आप उस सिलेबस को तैयार करें, ये वैकेंसी आपको मिल जाएगी। यानी अगस्त एंड में आपका फॉर्म है इसका, इस बार का, ठीक है। हाँ, अब बोलेंगे लोग कि 2025 में एक्सपेक्टेड वैकेंसी हाउ मच, कितनी है, तो देखिए 2025 का ओवरव्यू हमारे पास आ चुका है। 40,000 प्लस वैकेंसी एक्सपेक्टेड, इन्होंने 25 वालों की भी बताई है, क्योंकि जो इस बार वहाँ पर रिक्रूट होके पहुँचेंगी उनको जॉब मिल जाएगी। लेकिन जो पिछले से पहले से लोग उधर बैठे हुए हैं उन फोर्सेस के अंदर, उनको रिटायर होना है, क्योंकि वो हटेंगे तभी आप लोग वहाँ जॉब पे पहुँचोगे। तो इसी वजह से ये वैकेंसी आपकी 40,000 प्लस जाएगी, ये आप देख सकते हो। तो ये भी आपको समझ आता होगा। तो वो भी आप क्लियर क्लियर समझ लीजिए कि 40,000 प्लस वैकेंसी इस बार कंफर्म्ड है 25 वालों में। तो वहाँ भी आप रेडी रहें इसके लिए फॉर्म डालने के लिए, क्योंकि आपकी अगस्त में 40,000 प्लस वैकेंसी जनरल ड्यूटी के अंदर इधर कंफर्म्ड है। अभी देखिए 2 नोटिस और हमारे हैं, वो एक ये है कि आप लोगों का एक 7 जून को एक नोटिस आया था, इसमें एग्ज़ाम का कुछ स्केड्यूल आया है। तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। जिन लोगों ने इस बार के फेज़ 12 वाले फॉर्म डाले हैं, जिसके अंदर वैकेंसी अच्छे खासे थे, मैंने आपको बताया था, तो उसका आप ध्यान रखिए कि आपका पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड होना है। और CHSL 24 इस बार वाला, उसका अभी एग्ज़ाम जुलाई में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 से लेकर 11 जुलाई कंटिन्यूस 11 दिन चलेगा वो, ठीक है। देखिए इसमें 6 तारीख नहीं है, 6 और 7 तारीख नहीं है, बाकी 1 से 11 जुलाई सारे दिन इंक्लूड है CHSL में। और जो आपका फेज़ 12 है उसके लिए 20, 21 और 24, 25 और 26 तारीख को कंफर्म्ड है। इसी महीने वो एग्ज़ाम कराया जाएगा SSC द्वारा पूरे इंडिया में सेंटर रख के। तो आपका एडमिट कार्ड आई थिंक आ गया होगा फेज़ 12 वालों का, या 2-4 दिन में आ जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना। अब बात आती है, कुछ लोग कहेंगे कि जो SI वाली वैकेंसी है दिल्ली पुलिस और CAPF 24 का, उसका पेपर जो 1 था विल रिमेन द सेम। वो आपका 27, 28 और 29 जून को कंफर्म्ड है होना। यानी इस महीने की 27 तारीख को और 29 तारीख को आपका SI रिक्रूटमेंट जो आपकी होगी दिल्ली पुलिस में, इस बार का जो फॉर्म आया था पेपर 1 उसका उस दिन होगा। इसके लिए लोग बहुत फॉर्म डालते हैं, खासकर दिल्ली एरिया से तो बहुत डालते हैं। तो जितने भी कंसर्न्ड स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली कैंडिडेट्स हो, आप स्टूडेंट नहीं हो, आप एक जॉब ले रहे हो, तो जितने भी कंसर्न्ड कैंडिडेट्स हैं जिनको ये जॉब लेनी है, तो बेसिकली आपने फॉर्म तो डाल दिया है, आप इसकी तैयारी रखो। CHSL वाले जुलाई तक रेडी कर लो अपना सारा कुछ, ठीक है जी। तो ये नोटिस आपने देख लिया एग्ज़ाम का। SI वालों का एग्ज़ाम का डेट बिल्कुल कंफर्म्ड है, पहले वाला। अब एक चीज़ और आपको बता दूं, जो जूनियर इंजीनियर 2024 में जिन्होंने पेपर 1 जाकर लिख कर आए हो, तो आपकी एक आंसर की आ चुकी है, क्लेम मारना है, चैलेंज मारना है तो कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर JE वाला वैकेंसी का पूरे इंडिया से क्लेम मारो इसके अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है कि आपका आंसर सही है, आंसर की वाला गलत है, तो आप इसके अंदर कल, इसमें 12 जून से ये नोटिस आपके लिए था, और इन्होंने इन्होंने क्या रखा है, 15 जून, यानी कल का दिन भी इसके अंदर इन्होंने रात के 8 बजे तक रख दिया है। 100 रुपये पर क्वेश्चन आपसे लेंगे और आपका आंसर चैलेंज करवा लेंगे, और अगर आपके नंबर बढ़ रहे होंगे तो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हो। अब इन्होंने एक चीज़ और करी इस बार, SSC ने क्लियर बताया है कि आंसर की चेक कैसे होगी। उसके लिए SSC वेबसाइट पर जाओ, लॉगिन पेज पर जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, पासवर्ड डालोगे, कैप्चा फिल करके लॉगिन करोगे,
और आप अपने आंसर की चेक कर पाओगे। जैसा कि मुझे पता लगा था कि 2024 में जूनियर इंजीनियर का जो फॉर्म था वो नई वेबसाइट पर आया था, जैसा कि आपके साथ डिस्कस भी हुआ था। तो जब वो फॉर्म नई वेबसाइट पर आया है तो आंसर की भी नई वेबसाइट पर होगी, इसीलिए इस तरीके से लॉगिन करके आप यहाँ पर माई एप्लीकेशंस पर जाते हो। फिर आपको यहाँ पर आना होता है, एरो मिल जाता है इस तरीके से एप्लीकेशन डिटेल्स, तो उस पर आप टिक करते हो जैसे ही, तो फिर उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाते हो तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ पर आंसर की आप लोगों की आ रखी है, तो आप उसको व्यू कर सकते हो, ठीक है। और अदरवाइज आप उसकी पेमेंट करके उसको चैलेंज भी कर सकते हो कि मेरे को मेरे द्वारा आंसर करा गया सही लगता है, आपका आंसर गलत है, 100 रुपये मैं हर क्वेश्चन के दे दूंगा और मैं चैलेंज कर दूंगा। कल रात इसमें लास्ट टाइम है तो आप चैलेंज कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट था। चैलेंज सिस्टम इस तरीके से होता है, आप चैलेंज करो क्लिक करके और इस तरीके से ये आपका चैलेंज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है भाई चैलेंज वाला प्रोसेस समझ आया है। कल लास्ट टाइम है, कल रात तक का 8 बजे से पहले चैलेंज कर लो 100 रुपये हर क्वेश्चन पर देकर। ये आपका जूनियर इंजीनियर का हो गया। एग्ज़ाम स्केड्यूल CHSL और फेज़ 12 ये दोनों डिस्कस हो गए। साथ ही साथ 2025 की एक्सपेक्टेड वैकेंसी GD में और फॉर्म की डेट डिस्कस हो गई। साथ ही साथ 2025 में जो आपका फॉर्म आएगा वो डिस्कस हो गया। 2024 की जनरल ड्यूटी की कट ऑफ डिस्कस कर दी, साथ साथ वैकेंसीज भी डिस्कस कर दी जो अब फाइनल है। फाइनल आप मान लो, इसको फाइनल मान लो। अब ज़्यादा से ज़्यादा चेंज ये होगा आपका, या तो 50,000 वैकेंसी हो जाएगी या फिर वैकेंसी कुछ 500-600 घट जाएगी जब तक अपॉइंटमेंट होगी। इसके अलावा कोई चेंज इधर मेरे को नहीं लग रहा है, ठीक है। यही होगा इसके अंदर और कुछ भी नहीं होगा। इस बार कांस्टेबल GD से 40,000 लोग भारत देश से जॉब ले लेंगे, ये एक फ़ायदा इसके अंदर हो जाएगा, जो कि खुद में एक अच्छी बात है कि 20,000 लोग और जॉब ले पाएंगे इसके अंदर, बेरोजगारी अपनी दूर कर लेंगे, वो वाली बात हो जाएगी इधर। और किसी का कोई पॉइंट हो जिसको बताना हो डेफिनेटली कमेंट में बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।